जय हिंद साथियों, नमस्ते। आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए प्रोवाइडेड है, जैव अणु। ठीक है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइडेड है और हम लगातार आपसे बने हुए हैं। फर्स्ट क्लास से लेकर 28 क्लास हो चुकी है और हम आपसे यूं ही बने हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि इस बार चाहे वो नीट हो, हमारा टारगेट है नीट 2023 के ऊपर। ओके, और जो है पीएनएसटीबी और एएनएम भी आपके फॉर्म आने वाले हैं, तो आप लोग तैयारी में जुड़ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। और कल मैंने कुछ क्वेश्चन करवाया था, आज उसके आगे वाला क्वेश्चन, और पहला ही क्वेश्चन नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है। सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है। यूरेसिल एक आपका पिरिमिडीन है। ग्लाइकोसिन सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, या फिर सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। तो बताइएगा ज़रा क्या आंसर हो पाए। तो साथियों ज़रा नोट करेंगे कि ग्लाइकोसिन जो होता है, ओके, यहाँ पर बात करें असत्य कथन की, तो जो ग्लाइकोसिन है सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होता है, ये बात क्या है, गलत है। ठीक है, यह जो है यह होता है आपका ग्लाइकोसिन सरलतम अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है, सरलतम होता है। ओके, तो क्या आंसर है, सी गलत है, बाकी सारा का सारा यहाँ पर सही होने वाला है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करें, सही विकल्प को चुनिए जो ग्लूकोज एकक से बने समपॉलीसैकेराइड को दर्शाता है। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, काइटिन, ग्लाइकोजन, स्टार्च, इन्यूलिन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। तो आपके राइट आंसर की बात करें, ठीक है साथियों, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड्स होते हैं। यह कैसे होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं। और ध्यान रखना है आप सभी को कि यह स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज को दर्शाते हैं। ओके, तो क्या आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी आंसर बन जाएगा। कौन सा राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करें, न्यूक्लिक अम्ल के लिए अमूल्य इकाई है। न्यूक्लिक अम्ल के लिए अमूल्य इकाई है न्यूक्लियोटाइड, या बी की बात करें न्यूक्लियोसाइड, सी की बात करें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, या फिर शर्करा। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोटाइड। क्या आंसर होगा, न्यूक्लियोटाइड इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की मूलभूत इकाई होती है। किसकी, न्यूक्लिक अम्ल की मूलभूत इकाई होती है, ये हमें ध्यान रखना। और एक, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड्स 3 भिन्न भिन्न रासायनिक घटकों से मिलकर बने होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। कितने, 3। आगे देखिए बोला क्या गया है, नेक्स्ट की बात करते हैं, उस विषम चक्रीय यौगिक का नाम बताइए जो नाइट्रोजन क्षार भी कहा जाता है। सबसे उचित विकल्प का आपको चयन करना है। तो आपका ऑप्शन सुनिएगा, एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिन और थाइमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो साथियों राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्या होगा? राइट आंसर की बात करें, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिन, साइटोसिन और आपका थायमिन, ये सभी मौजूद है। तो सही आपका ए होगा। नेक्स्ट की बात करें, प्यूरिन संघटकों के सही विकल्प का चुनाव करिए। पहला ऑप्शन है आपका साइटोसिन और थायमिन। बी की बात करें, एडेनिन और ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन और आपका ग्वानिन और यूरेसिल। तो साथियों नोट करिएगा, एडेसिन और ग्वानिन जो होगा, ठीक है, प्रतिस्थापित यूरेसिन और तथा अन्य 3 यूरेसिल से क्या होता है? प्रतिस्थापित होता है। ये हमें ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट की बात करें, देखिए एक न्यूक्लियोटाइड्स 3 भिन्न रासायनिक घटकों ए, बी तथा सी से मिलकर बनता है। ए बी सी के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है कि ए बी सी के लिए सही विकल्प कौन सा होगा। तो ए में होगा आपका विषम चक्रीय यौगिक, बी में होगा आपका मोनोसेकेराइड और सी में होगा आपका फॉस्फेट। तो ए बी सी के स्थान पर जो आने वाला है आपके लिए होगा तीनों के तीनों ऑप्शन नंबर सी में जो है। वैसे ही अगला क्वेश्चन है, पॉली न्यूक्लियोटाइड में पाया जाने वाली शर्करा राइबोसोम्स 2-डीऑक्सी राइबोसोम या फिर आपका डीऑक्सी राइबोसोम, सुक्रोज है, राइबोसोम है, डेक्ट्रोज है और आपका राइबोलेशन है। तो देखिएगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स में मिलने वाली शर्करा या तो राइबोसोम्स या फिर आपका 2D राइबोसोम्स होती है, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको ध्यान देना है, क्या होगा? बी करेक्ट है। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ओके, कोशिकीय जीवों में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। एडिनेलिक अम्ल न्यूक्लियोसाइड है। सी की बात करें, आपका साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड्स है। और बात करें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिन विषम चक्रीय वलय युक्त होते हैं। क्या आंसर होगा? तो असत्य कथन की बात करें तो साथियों जो आपका एडिनेलिक अम्ल और आपका न्यूक्लियोसाइड्स नहीं होता है, जो है बी यहाँ पर असत्य होगा। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सारे के सारे सत्य हैं। नेक्स्ट की बात करें, क्या है? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना किसकी उपस्थिति के कारण होती है? किसकी उपस्थिति के कारण होती है? क्या आप लोग बताएंगे कि यह आपका पेप्टाइड बंध, सह संयोजी बंध या फिर आपका डाई सल्फाइड बंध या फिर आपका आयनिक बंध? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए। ओके, क्या होगा? पेप्टाइड बंध। तो प्रोटीन प्राथमिक संरचना किसकी उपस्थिति के कारण होती है? पेप्टाइड बंध के कारण। प्रोटीन की संरचना में प्रथम अमीनो अम्ल व अंतिम अमीनो अम्ल क्रमशः कहलाते हैं एन सिरा अमीनो अम्ल, सी सिरा अमीनो अम्ल, सी सिरा अमीनो अम्ल, एन सिरा अमीनो अम्ल, अल्फ़ा अमीनो अम्ल, बीटा अमीनो अम्ल और बीटा अमीनो अम्ल और अल्फ़ा अमीनो अम्ल। तो क्या आंसर बन जाएगा? तो प्रोटीन के बाह्य सिरे पर
प्रथम व द्वितीय सिरे पर अंतिम अम्ल मिलता है, तो साथियों N सिरा अमीनो अम्ल और C सिरा अमीनो अम्ल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी साथियों ने बिल्कुल आंसर कर पाया होगा। अच्छा क्वेश्चन है। वयस्क मानव का हीमोग्लोबिन बना होता है 2 उप इकाई का, 2 उप इकाई, 4 उप इकाई या 3 उप इकाई, बताइए। तो साथियों ध्यान देना है कि क्या आंसर आप लोग लगा पाते हैं और क्या आंसर आप लोगों का होने वाला है। तो 4 उप इकाई 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। ओके, तो ये ध्यान देना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन को शेयर भी करिएगा आप लोग। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट की बात करें, अम्लीय अमीनो अम्ल के प्रत्येक अणु में से 2 COOH और 1 NH2 उपस्थित होते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए अम्लीय अमीनो अम्ल के सही युग्मक का चयन आपको करना है। तो ऑप्शन नंबर ए लाइसिन व ऑर्जिनिन, बी की बात करें आपका एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल, सी की बात करें ग्लाइसिन व आपका एलिन, और डी की बात करें ए व बी दोनों ही। तो साथियों सभी लोग नोट करिएगा, अमीनो अम्ल की सही युग्मक का आपको चयन करना है। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। कौन सा? आपका एस्पार्टिक अम्ल और साथ में ही आपका ग्लूटामिक अम्ल, बी आंसर करेक्ट होगा। ओके, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट पर बात करें पॉलीसेकेराइड। ठीक है साथियों, पॉलीसेकेराइड में प्रत्येक मोनोसेकेराइड जुड़े होते हैं। तो क्या आंसर हो सकता है? ग्लाइको जो है साइडिक बंध द्वारा, पेप्टाइड बंध द्वारा, एस्टर बंध द्वारा, या फिर आपका फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा। तो आप सभी लोग आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, क्या ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा। ए आंसर करेक्ट है। ओके, क्या आंसर होगा? ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट पर आते हैं। बोला गया है कि पेप्टाइड बंध के निर्माण में जल अणु के निकलने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइड्रेशन, निर्जलीकरण, हाइड्रोसन और अपचयन। तो ध्यान देना है कि पेप्टाइड बंध के निर्माण के समय में जल अणु का जो है निकलना निर्जलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्जलीकरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा विकल्प अधिकांश प्रोटीनों के त्रिआयामी वलनों को सबसे कम स्थायित्व प्रदान करेगा? तो ध्यान देना, इसके आंसर की बात करें तो आपका एस्टर बंध होगा। क्या होगा साथियों? एस्टर बंध। तो ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? एस्टर बंध इसका करेक्ट आंसर है। देखिए डीएनए रज्जुक में न्यूक्लिक क्षार एक दूसरे के साथ किस बंध की सहायता से युग्मक बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध, या फिर आपका वॉडरवाल बंध, सह संयोजन बंध, या आयनिक बंध। तो सभी लोग नोट करिएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा आपका? हाइड्रोजन बंध। ए आंसर करेक्ट है। क्या आंसर करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए। वाटसन क्रिक मॉडल के अनुसार डीएनए द्विकुंडलन
के रूप में होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के दोनों रज्जुक प्रति समानांतर होते हैं। इनका मुख्य भाग शर्करा व न्यूक्लिक क्षार का बना होता है। तो देखिए, डीएनए एक दोहरी कुंडलित संरचना है और इसमें दो रज्जुक एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रति समानांतर जो है पाए जाते हैं। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए, डीएनए द्विकुंडलन के रूप में होता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के दोनों रज्जुक प्रति समानांतर होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है कि डीएनए का वह रूप जिसके एक पूर्ण घुमाव की लंबाई कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। जब दो क्षार युग्मकों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं BDNA। ओके, क्या कहेंगे, BDNA कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर आते हैं कि वह पिरामिडन क्षार जो कि आपका DNA को RNA की तुलना में अधिक स्थायित्व प्रदान करता है कहलाता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या फिर आपका थाइमिन। तो साथियों सभी लोग नोट करिएगा कि DNA में थाइमिन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, थाइमिन उपस्थित होता है, ये में ध्यान रखना है। और जो कि DNA को अधिक स्थायित्व प्रदान करता है, चूँकि इस पर जो है यूरेसिल की तरह क्या करता है, जो 2OH समूह नहीं होता है। तो क्या आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, सजीवों में पाए जाने वाली सभी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। सजीवों में पाए जाने वाली सभी रासायनिक क्रिया की बात करें तो मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए, उपापचय का संबंध सजीवों की कोशिकाओं व ऊतकों में होने वाली सभी एंजाइम्स उत्प्रेरित रासायनिक अभिक्रियाओं से होता है। आपका ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करते हैं, उपापचय शब्द का अर्थ क्या होता है। उपापचय शब्द का अर्थ क्या है, सजीवों की कोशिका व ऊतकों में निरंतर होने वाली समस्त एंजाइम उत्प्रेरित रासायनिक अभिक्रिया। वे क्रियाएं जो छोटे अणुओं को बड़े अणुओं में रूपांतरित करती है। वे क्रियाएं जो बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में रूपांतरित करती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आपका जो आंसर बन जाएगा, उपापचय शब्द का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, सजीवों की कोशिका व ऊतकों में निरंतर होने वाली समस्त एंजाइम उत्प्रेरित रासायनिक अभिक्रिया। ये आंसर करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं, क्या बोला है, अपचय और उपचय पथ कोशिकाओं में प्राय युग्मित होते हैं। क्यों, दोनों पथों में समान जो है ऊर्जा उपस्थित है। एक पथ में उत्पन्न हुई मुक्त ऊर्जा दूसरे के क्रियान्वयन में सहायक होती है। या फिर आगे बढ़ते हैं, उपापचयी पथ के अंतर मध्यस्थ उपापचयी पथ द्वारा उपयोग में ली जाती है। तो साथियों इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक पथ से उत्पन्न हुई मुक्त ऊर्जा दूसरे के क्रियान्वयन में सहायक होती है। ओके, आते जरा आगे, नेक्स्ट की बात करें, निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से
कौन सा कथन सही है? जीव की स्थायी अवस्था में पाई जाने वाली स्वनियमन क्षारता समस्थानिक होती है। जी बिल्कुल सही। जीव तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह व ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करता है। बिल्कुल सही है। उपापचय ऊर्जा की निर्मुक्ति योम जो है प्राप्ति क्रिया, बिल्कुल मतलब डी आंसर सही होगा। ठीक है, सेशन को शेयर लाइक जरूर करना। सही कथन का चुनाव आपको करना है कि कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है। ओके, जीव अवस्था एक असामान्य स्थायी अवस्था होती है जिसमें कार्य संपन्न होता है। कोशिका के अंदर तथा बाहर ऊर्जा के लिए पदार्थों का सतत प्रवाह इनमें साम्य अवस्था प्राप्त करने से रोकता है। जीवित अवस्था व उपापचय एक दूसरे के पर्यायवाचित हैं। उपरोक्त सभी, तो जी हाँ साथियों, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट की बात करें, निम्न में से किस रसायन की बंद ऊर्जा संयोजी के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा होती है? ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। और आगे का सेशन हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।